उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तकों की आवश्यकता का उल्लेख कर पाने में, रोकड़ बही में लेन देनों का अभिलेखन कर उनकी खतौनी खाता बही में कर पाने में, खुदरा रोकड़ बही तैयार कर पाने में, विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तकों और खाता बही में लेन देन का अभिलेखन कर उनकी खतौनी कर पाने में, विभिन्न खातों को संतुलित कर पाने में। रोकड़ बही। परिचय। रोकड़ बही वो वित्तीय रोजनामचा है जिसमें सभी लेन देनों को तिथियों के अनुसार दर्ज किया जाता है। रोकड़ बही में नकद प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं। इसमें बैंक जमा और निकासी भी शामिल है। रोकड़ बही की प्रविष्टियां बाद में सामान्य खाता बही में खतौनी की जाती हैं। रोकड़ बही के प्रकार। एक स्तंभीय रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। रोकड़ बही रखना। रोकड़ बही अवधि की शुरुआत में नकद या बैंक शेष के साथ शुरू होती है। इसे अक्सर मासिक आधार पर बनाया जाता है। इसे सभी संगठनों अर्थात बड़े या छोटे या लाभकारी या गैर लाभकारी संगठनों द्वारा रखा जाता है। प्रविष्टियां को और द्वारा की मदद से खाता बही की तरह अभिलेखित की जाती हैं। व्यवसाय में नकद लेन देन की संख्या आमतौर पर बड़ी होती है, इसलिए ऐसे लेन देन का अभिलेखन करने के लिए अलग अलग रोकड़ बही रखना सुविधाजनक होता है। रोकड़ बही के लाभ। रोकड़ बही में अलग से नकद लेन देनों के अभिलेखन के समय और श्रम की बचत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। ये दैनिक नकद प्राप्तियां और भुगतान आसानी से पता लगाने में मदद करती है। रोकड़ बही आसानी से हाथ में नकदी का भी पता लगाने की अनुमति देती है। नकदी के सत्यापन के समय बही में किसी भी गलती को आसानी से पहचाना जा सकता है। रोकड़ बही नकदी की पुष्टि करते समय पैसे की किसी भी कमी का पता लगाने में मदद करती है। चूंकि नकदी का प्रतिदिन सत्यापन किया जाता है, इसलिए रोकड़ बही हमेशा अद्यतन रखी जाती है। एक स्तंभीय रोकड़ बही। एक स्तंभीय रोकड़ बही समझाना। एक स्तंभीय रोकड़ बही या सरल रोकड़ बही का उपयोग व्यवसाय के नकदी लेन देन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसे रोकड़ बही के बाईं ओर सभी नकद प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं और दाईं ओर सभी नकद भुगतान काल क्रमानुसार दर्ज किए जाते हैं। एक स्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप। एक स्तंभीय रोकड़ बही के प्रारूप में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तिथि। रोकड़ बही के इस स्तंभ का प्रयोग प्रत्येक नकद लेन देन का वर्ष, महीना और वास्तविक तिथि दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह स्तंभ नकदी की प्राप्ति या भुगतान से जुड़े व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का कालक्रमानुसार अभिलेखन सुनिश्चित करता है। विवरण। इस स्तंभ में प्रत्येक नकद लेन देन के परिणाम स्वरूप नाम या जमा किए जाने वाले खाता शीर्षकों का अभिलेखन किया जाता है। खाता बही पृष्ठ। इस स्तंभ में रोकड़ बही के विवरण स्तंभ में नामित प्रत्येक खाता बही की पृष्ठ संख्या शामिल होती है। राशि।
इस पुस्तक का ये राशि स्तंभ प्रत्येक नकद लेन देन का मौद्रिक मूल्य दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्तंभीय रोकड़ बही खतौनी करना। एक, रोकड़ बही का शेष बी या डी आरंभिक शेष और शेष सी या डी अंतिम शेष खतौनी नहीं किया जाता है। 2. रोकड़ बही के नाम पक्ष या प्राप्ति पक्ष पर प्रविष्टियां खाता बही में प्रासंगिक खातों के जमा पक्ष में खतौनी की जाती हैं। 3. रोकड़ बही के जमा पक्ष या भुगतान पक्ष पर प्रविष्टियां खाता बही में प्रासंगिक खातों के नाम पक्ष में खतौनी की जाती हैं। द्विस्तंभीय रोकड़ बही। द्विस्तंभीय रोकड़ बही को समझना। दो स्तंभों वाली रोकड़ बही या द्विस्तंभीय रोकड़ बही में दोनों ओर नाम और जमा दो मनी कॉलम होते हैं। ये दो मनी कॉलम नकद और बैंक कॉलम होते हैं। द्विस्तंभीय रोकड़ बही का प्रारूप। द्विस्तंभीय रोकड़ बही के प्रारूप में निम्नलिखित शामिल हैं: तारीख, विवरण, खाता बही पृष्ठ, नकद राशि, बैंक राशि। द्विस्तंभीय रोकड़ बही के लाभ। द्विस्तंभीय रोकड़ बही के निम्नलिखित लाभ हैं: 1. द्विस्तंभीय रोकड़ बही के बैंक कॉलम में की गई प्रविष्टियां डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा होती हैं और इसलिए खाता बही में एक अलग बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं होती है। इससे समय, श्रम और लागत की बचत होती है। 2. नकद और बैंक लेन देन दोनों एक ही पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं, इसलिए नकद और बैंक शेष दोनों एक ही पुस्तक से आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही में दो खाते होते हैं, नकद खाता और बैंक खाता। लेन देनों का अभिलेखन। सभी नकद प्राप्तियों को नाम पक्ष पर नकद स्तंभ में दर्ज करना होता है और पुस्तक के जमा पक्ष पर नकदी स्तंभ में नकद भुगतान दर्ज किया जाना होता है। यदि किसी देनदार या ग्राहक से नकदी प्राप्त होती है और उसे उसी दिन बैंक खाते में जमा किया जाता है तो प्रविष्टि नाम पक्ष में बैंक कॉलम में की जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकों की आवश्यकता। विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें आरंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें होती हैं जिनका उपयोग समान प्रकृति के लेन देन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। इन लेन देनों को काल क्रमानुसार दर्ज किया जाता है। इन पुस्तकों को सहायक पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ये पुस्तकें रोजनामचे का उपविभाजन हैं। इन्हें प्राइम एंट्री या आरंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सभी लेन देनों को उनके मूल रूप में दर्ज किया जाता है। इन पुस्तकों में लेन देन का विवरण उसी प्रकार दर्ज किया जाता है जिस प्रकार वे दिन प्रतिदिन वर्गीकृत तरीके से होते हैं। इन पुस्तकों को उन लेन देनों के लिए रखा जाता है जो प्रकृति में नियमित और दोहराए जाने वाले होते हैं। विशिष्ट या सहायक पुस्तकों के प्रकार। क्रय रोजनामचा पुस्तक सभी उधार क्रय दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती है। विक्रय रोजनामचा पुस्तक सभी उधार विक्रय दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती है। क्रय वापसी पुस्तक आपूर्तिकर्ता को व्यवसाय द्वारा लौटाई गई सभी वस्तुओं को दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती है।
विक्रय वापसी पुस्तक ग्राहक द्वारा व्यवसाय में लौटाई गई सभी वस्तुओं को दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती है। रोकड़ बही सभी नकद प्राप्तियों और भुगतानों को दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती है। मुख्य रोजनामचा उन लेन देनों को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है जिनके लिए कोई अलग पुस्तक नहीं है। विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकों का महत्व इन सहायक पुस्तकों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक लेन देन को जब वो होता है खाता बही में दर्ज करना मुश्किल होता है और इन पुस्तकों में लेन देन का विवरण दर्ज किया जाता है और इस प्रकार खाता बही की संक्षिप्त होने में सहायता करते हैं। भविष्य का संदर्भ और कोई भी वांछित विश्लेषण आसान हो जाता है क्योंकि समान प्रकृति के रोकड़ बही का संतुलन। परिचय रोकड़ बही एक प्रकार की सहायक पुस्तक होती है जिसमें प्राप्त किए गए रोकड़ और भुगतान किए गए रोकड़ सहित सभी नकद लेन देनों को तिथियों के अनुसार दर्ज किया जाता है। ये वित्तीय रोजनामचा होता है जिसमें सभी नकद प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं जिनमें बैंक जमा और निकासी शामिल है। रोकड़ बही के प्रकार एक स्तंभीय रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। रोकड़ बही रखना रोकड़ बही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक और खाता बही दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। किसी अवधि की शुरुआत में रोकड़ बही नकद शेष या बैंक शेष के साथ शुरू होती है। इसे अक्सर मासिक आधार पर बनाया जाता है। इसे सभी संगठनों अर्थात बड़े या छोटे या लाभकारी या गैर लाभकारी संगठनों द्वारा रखा जाता है। रोकड़ बही का संतुलन समझना रोकड़ बही के बाईं ओर सभी नकद प्राप्तियां यानी नाम दर्ज की जाती हैं और दाईं ओर नकद भुगतान से संबंधित लेन देन यानी क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं। रोकड़ बही का संतुलन उसी तरह किया जाता है जिस तरह खाता बही में खाते का किया जाता है। रोकड़ बही में हमेशा नाम शेष होता है क्योंकि अवधि की शुरुआत में नकद भुगतान कभी भी नकद प्राप्तियों और हाथ में नकदी शेष से अधिक नहीं हो सकता है। नकद प्राप्तियों का स्रोत दस्तावेज आमतौर पर रोकड़िया द्वारा जारी रसीद की डुप्लीकेट प्रति होती है। बीजक, बिल, रसीद इत्यादि जैसे दस्तावेज जिसके आधार पर भुगतान किया गया होता है स्रोत दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। खुदरा रोकड़ बही परिचय खुदरा रोकड़ बही लेखांकन की पुस्तकों में से एक है जिसका उपयोग छोटे या कम मूल्य वाले खर्चों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी, टिकट, डाक और हैंडलिंग, स्टेशनरी, ढुलाई भाड़ा इत्यादि। दैनिक या अक्सर किए जाने वाले ये छोटे मोटे खर्च बड़ी मात्रा में होते हैं लेकिन मूल्य में महत्वहीन होते हैं। ऐसे खर्चों को दर्ज करने के लिए एक अलग पुस्तक रखी जाती है जिसे खुदरा रोकड़ बही के रूप में जाना जाता है। खुदरा रोकड़ बही का प्रारूप इसमें भुगतान पक्ष यानी जमा पर राशि के लिए कई स्तंभ होते हैं। प्रत्येक भुगतान स्तंभ विशिष्ट भुगतान की मदों के लिए आवंटित किया जाता है
जो सबसे आम होते हैं। अंतिम राशि स्तंभ विविध होता है, जिसके बाद टिप्पणियां स्तंभ होता है। जिस भुगतान के लिए अलग स्तंभ नहीं होता है, उसे विविध स्तंभ में दर्ज किया जाता है। टिप्पणियों में भुगतान की प्रकृति दर्ज की जाती है। सभी राशि स्तंभों का अवधि के अंत में कुल योग किया जाता है। प्राप्ति नाम पक्ष पर केवल एक राशि स्तंभ होता है। प्राप्तियों और भुगतान दोनों के लिए तिथि, प्रमाणक संख्या और विवरण स्तंभ सामान्य होते हैं। खुदरा रोकड़ बही रखना, पेश की प्रणाली। खुदरा रोकड़ बही सामान्य या पेशगी प्रणाली द्वारा रखी जा सकती है। खुदरा रोकड़ बही की पेशगी प्रणाली के तहत प्रधान रोकड़िया किसी विशेष अवधि के व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम में खुदरा रोकड़िया को एक निश्चित या नियत राशि आवंटित करता है। खुदरा रोकड़िया को अपने द्वारा किए गए व्यय का विवरण अवधि के अंत में प्रधान रोकड़िया को प्रस्तुत करना होता है। खुदरा रोकड़िया जितनी राशि प्राप्त करता है, उससे अधिक नहीं व्यय कर सकता है। क्रय रोजनामचा पुस्तक। परिचय। क्रय रोजनामचा या क्रय रोजनामचा पुस्तक विशिष्ट रोजनामचा होती है, जिसका उपयोग उधार क्रय दर्ज करने के लिए किया जाता है। इस रोजनामचा में माल के क्रय के समय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त बीजक के आधार पर प्रविष्टियां की जाती हैं। इसमें केवल आपूर्तिकर्ताओं से उधार क्रय शामिल होता है। प्रारूप और अभिलेखन प्रक्रिया। इस पुस्तक में प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए स्रोत दस्तावेज माल की आपूर्ति से फर्म द्वारा प्राप्त बीजक और बिल हैं। क्रय रोजनामचा में निम्नलिखित 5 स्तंभ होते हैं। स्तंभांक स्तंभ का उपयोग माल की क्रय की तारीख दर्ज करने के लिए किया जाता है। बीजक संख्या स्तंभ का उपयोग संदर्भ के लिए बीजक संख्या दर्ज करने के लिए किया जाता है। आपूर्तिकर्ता या खाता जमा स्तंभ का उपयोग नाम संबंधित व्यवसाय का नाम दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे खाते पर माल क्रय किया जाता है। बही खाता पृष्ठ स्तंभ का उपयोग खाता बही में खतौनी करते समय खाता संख्या लिखने के लिए किया जाता है। ये इंगित करता है कि खतौनी की गई है। राशि स्तंभ का उपयोग बीजक की राशि दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्रय रोजनामचा खतौनी करना। क्रय रोजनामचा की प्रविष्टियां जमा पक्ष पर प्रासंगिक राशि के साथ संबंधित खातों में खतौनी की जाती हैं। क्रय रोजनामचा का कुल योग समय समय पर सामान्य रूप से मासिक आधार पर क्रय खाते के नाम में खतौनी किया जाता है। हालांकि यदि लेन देनों की संख्या बहुत बड़ी है, तो ये कुल योग और खतौनी दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक जैसे किसी अन्य सुविधाजनक समय अंतराल पर की जा सकती है। क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक। क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक को परिभाषित करना। वो पुस्तक जिसमें आपूर्तिकर्ता को लौटाया गया माल दर्ज किया जाता है, उसे क्रय वापसी रोजनामचा कहा जाता है। इस पुस्तक को बाहर की ओर वापसी और क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। क्रय वापसी का अभिलेखन। क्रय वापसी पुस्तक रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ता को की गई वापसी
दर्ज करना होता है। इसे बाहर की ओर वापसी और क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। क्रय वापसी के सभी प्रमाणक क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं। यदि लौटाई गई सामग्री के बदले नकद प्राप्त होता है तो इसे रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक का प्रारूप या स्तंभ। क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक में निम्नलिखित स्तंभ होते हैं। 1. तिथि। 2. नाम नोट। 3. आपूर्तिकर्ता का नाम, नाम किया जाने वाला खाता। 4. बही खाता पृष्ठ। 5. राशि। नाम नोट जारी करना। वस्तुओं को वापस लौटाए जाने पर नाम नोट आपूर्तिकर्ताओं को सूचना के रूप में भेजा जाता है। ये नाम नोट इन प्रविष्टियों के लिए प्रमाणक के रूप में कार्य करते हैं। ये नाम नोट एक व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भेजा गया एक प्रकार का विवरण होता है जो अवरोक्त के खाते से नाम की गई राशि को दिखाता है। नाम नोट अक्सर बीजक की तरह क्रमांकित और तैयार किया जाता है। क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक से प्रविष्टियां खतौनी करना। क्रय वापसी पुस्तक को अद्यतन किया जाता है और उसके बाद सभी लेन देन इसमें प्रविष्ट किए जाते हैं। बाद में सभी वस्तुओं का कुल योग क्रय वापसी खाता नामक खाते में बही खाता में स्थानांतरित कर दिया जाता है। राशि स्तंभ का कुल योग महीने के अंत में सामान्य खाता बही में विक्रय रोजनामचा पुस्तक। विक्रय रोजनामचा एक विशिष्ट रोजनामचा है जिसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय से उत्पन्न राजस्व को दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसे विक्रय पुस्तक या विक्रय रोजनामचा पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि नकद विक्रय का अभिलेख नकद प्राप्ति रोजनामचा में रखा जाता है। विक्रय रोजनामचा में संग्रहीत जानकारी। प्रत्येक विक्रय लेन देन के लिए विक्रय रोजनामचा में निम्नलिखित जानकारी संग्रहित की जाती है। लेन देन की तारीख, खाता संख्या, ग्राहक का नाम, बीजक संख्या, विक्रय की राशि। इस रोजनामचा में केवल प्राप्य राशियां संग्रहित की जाती हैं और ये ग्राहकों को जारी बीजक का सारांश है। प्रारूप में स्तंभों का स्पष्टीकरण। 1. तिथि। इस स्तंभ में वो तारीख दर्ज की जाती है जिस तारीख को विक्रय किया जाता है। आमतौर पर यह बीजक पर लिखी गई तारीख होती है। 2. बीजक संख्या। इस स्तंभ में विक्रय बीजक संख्या लिखी जाती है। 3. नाम किया गया खाता। इस स्तंभ का उपयोग उन ग्राहकों का नाम दर्ज करने के लिए किया जाता है जिनके अलग अलग खाते खाता प्राप्य सहायक बही खाता में रखे जाते हैं। 4. बही खाता पृष्ठ। इसका उपयोग खाता प्राप्य सहायक बही खाता में अलग अलग खातों की खाता संख्या दर्ज करने के लिए किया जाता है। 5. राशि। इस स्तंभ में विक्रय कर को छोड़कर माल का विक्रय मूल्य शामिल होता है। विक्रय रोजनामचा खतौनी करना। विक्रय रोजनामचा से प्रविष्टियां बही खाता में रखे गए ग्राहक के खातों में नाम की जाती हैं। विक्रय रोजनामचा का कुल योग समय समय पर सामान्यतः मासिक आधार पर खाता बही में विक्रय खाते में जमा किया जाता है।
विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक। विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें विक्रेता को उसके सभी ग्राहकों द्वारा वापस लौटाया गया सभी विक्रय विक्रेता द्वारा दर्ज किया जाता है। इस पुस्तक को वापसी इनवार्ड पुस्तक या विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। विक्रय वापसी निम्नलिखित कारणों में से एक से विक्रेता को क्रेता द्वारा वापस भेजा गया माल है। भेजी गई अधिक मात्रा, आदेश से अधिक मात्रा, ग्राहक द्वारा प्राप्त दोषपूर्ण माल, बहुत देर से भेजा गया माल, गलत उत्पाद विनिर्देश, भेजा गया गलत आइटम, क्रेडिट नोट जारी करना। क्रेडिट नोट को ऐसे दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विक्रेता द्वारा खरीदार को या विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है, जिसमें यह सूचित किया जाता है कि खरीदार द्वारा लौटाए गए माल के विरुद्ध उसके खाते में जमा किया गया है। यह सूचित करता है कि प्रश्नगत मुद्रा मूल्य खरीदार के खाते में जमा किया गया है। विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक का प्रारूप। विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक के प्रारूप में शामिल हैं: 1. तिथि, 2. क्रेडिट नोट, 3. ग्राहक का नाम, जमा करने के लिए खाता, 4. खाता बही पृष्ठ, 5. राशि। विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक में प्रविष्टियां खतौनी करना। सबसे पहले विक्रय वापसी पुस्तक अद्यतन किया जाता है और बाद में सभी लेन देन उसमें प्रविष्ट किए जाते हैं। वस्तुओं का कुल योग विक्रय वापसी खाता नामक खाते में खाता बही में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियों की सहायता से राशि स्तंभ का कुल योग मासिक आधार पर सामान्य खाता बही में खतौनी पोस्ट किया जाता है। विक्रय वापसी खाता नाम देनदार खाता में जमा। मुख्य रोजनामचा। मुख्य रोजनामचा या विशिष्ट रोजनामचा। मुख्य रोजनामचा आरंभिक प्रविष्टि की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इसमें विविध जमा लेन देन शामिल होते हैं जिन्हें किसी अन्य पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाता है। इसे विशिष्ट रोजनामचा भी कहा जाता है। ये वो सहायक पुस्तक है जिसमें सभी नहीं बल्कि केवल कुछ विशेष प्रकार के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। इसका उपयोग आधुनिक लेखांकन में प्रतिबंधित है। मुख्य रोजनामचा में लेन देनों का अभिलेखन। मुख्य रोजनामचा पुस्तक में नाम और जमा के नियमों के आधार पर रोजनामचा प्रविष्टियां पारित करके लेन देन दर्ज किए जाते हैं। मुख्य रोजनामचा में दर्ज किए गए लेन देनों के उदाहरण हैं: वे लेन देन जो बकाया व्यय, भंडार और व्यवस्था, अर्जित आय, पूंजी पर ब्याज, स्वामी द्वारा वस्तुओं और परिसंपत्तियों की निकासी, कुछ कारणों से वस्तुओं की हानि, वस्तुओं के वितरण, मुफ्त नमूने और उधार खरीद और भूमि, भवन, मशीनरी और फर्नीचर जैसी अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित होते हैं। मुख्य रोजनामचा में दर्ज की गई प्रविष्टियों के प्रकार। ए. आरंभिक प्रविष्टियां। ये वे प्रविष्टियां हैं जो लेखांकन वर्ष की शुरुआत में खातों को खोलने के लिए आवश्यक हैं। बी. हस्तांतरण प्रविष्टियां। ये प्रविष्टियां एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण दर्ज करती हैं। उदाहरण के लिए
क्रय की गई परिसंपत्ति को गलत तरीके से क्रय खाता में नाम किया जाता है, फिर गलती को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि करना होगा। सी। संशोधन प्रविष्टियां। जब पुस्तकों में कुछ त्रुटियां की जाती हैं, इन प्रविष्टियों को त्रुटियों का प्रभाव खत्म करने के लिए पास किया जाता है। डी। समायोजन प्रविष्टियां। वित्तीय वर्ष के अंत में बंद करने के समय बकाया व्यय, पूंजी पर ब्याज आदि जैसी कुछ मदों से संबंधित कुछ समायोजन किए जाते हैं। ई। विविध प्रविष्टि। खातों को संतुलित करना। खाता शेष क्या है? खाता शेष वर्तमान लेखांकन या वित्तीय अवधि के दौरान खाते में खतौनी किए गए नाम और जमा के बीच अंतर धन प्रारंभिक शेष है। सभी खाते एक लेखांकन अवधि से अगली तक शेष नहीं बनाए रखते हैं। प्रत्येक लेखांकन चक्र के अंत में अस्थायी खाते स्थायी खातों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगली लेखांकन अवधि तक शेष आगे ले जाते हैं। सभी खातों में या तो नाम या जमा शेष होता है। खाते को संतुलित करना समझना। खाते को संतुलित करना खाते के नाम और जमा दोनों पक्षों का कुल योग और उस तरफ अंतर को रखना है जो कम है। लेखांकन अवधि के अंत में सभी खाता बही खातों को आमतौर पर बंद और संतुलित किया जाता है। लेखांकन अवधि के अंत में आमतौर पर महीने या वर्ष के अंत में प्रत्येक खाता बही खाते पर शेष प्राप्त करना आवश्यक होता है, ताकि लेखांकन चक्र के हिस्से के रूप में तलपट बनाया जा सके। इस प्रक्रिया को खातों को संतुलित करने के रूप में जाना जाता है। खातों को संतुलित करने के चरण। खातों को संतुलित करने में शामिल विभिन्न चरणों को निम्नानुसार दिया गया है। 1. खाते के दोनों पक्ष का योग किया जाता है। 2. दोनों पक्षों का अंतर पता लगाया जाता है। 3. यदि नाम पक्ष का कुल योग जमा पक्ष से अधिक होता है तो इसे नाम शेष के रूप में जाना जाता है और विवरण स्तंभ में शेष सी या डी द्वारा या शेष सी या ओ द्वारा या शेष सी या एफ द्वारा शब्दों को लिखकर जमा पक्ष पर अंतर प्रविष्ट किया जाता है। 4. यदि जमा पक्ष का कुल योग नाम पक्ष के कुल योग से अधिक होता है तो इसे जमा शेष के रूप में जाना जाता है और विवरण स्तंभ में शेष सी या डी को या शेष सी या ओ को या शेष सी या एफ को शब्दों को लिखकर नाम पक्ष पर अंतर प्रविष्ट किया जाता है। सारांश। ये अध्याय लेखांकन में विशिष्ट उद्देश्य वाली पुस्तकों और उनके महत्व का वर्णन करता है। ये अध्याय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की रोकड़ बहियों के बारे में, क्रय रोजनामचा पुस्तक के बारे में, क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक के बारे में, विक्रय रोजनामचा पुस्तक के बारे में, विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक के बारे में, खुदरा रोकड़ बही के बारे में।